नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान बहनों और भाइयों, हम बड़ी मेहनत से किसी भी फसल को तैयार करते हैं। बुआई, निदाई, गुड़ाई, सिंचाई इत्यादि कृषि कार्य हम समय रहते करते हैं, लेकिन इसी के साथ वर्तमान परिस्थिति में मौसम और जलवायु को ध्यान में रखते हुए भी हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो समय रहते हमें कर लेने चाहिए। इन्हीं कार्यों को जो है समसामयिक कार्य कहा जाता है। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कृषि में सामयिक कार्य। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज जो वैज्ञानिक हैं वह हैं डॉक्टर DK तिवारी जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या जानकारी देते हैं। उन्नत खेती हम सभी किसान भाई करते हैं। इसमें रासायनिक खेती काफ़ी मात्रा में किसान भाई करते हैं, जिसके कारण अब इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे कि हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होना और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने लगा है। तो भारत सरकार की मंशानुसार हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग का एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया गया है इसे, और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग अभी परियोजना चल रही है, जिसमें किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और किस तरह से हम रसायन मुक्त या जहर मुक्त खेती को करें, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर ज़्यादा अग्रसर हों। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती है क्या। तो प्राकृतिक खेती मुख्यतः ऐसी खेती है जो प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य, हमारी मृदा का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसान भाई, जिसमें लागत कम से कम हो, बिना लागत की खेती भी इसे कहा गया, लेकिन लागत तो कुछ ना कुछ लगती है, पर इसे कम से कम लागत की खेती माना जाता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दो चीज़ें हम लोगों ने सुना है। तो जैविक खेती में यह है कि जो हमारे कुछ जैविक प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है, तो उन्हें हम खरीदेंगे तो उसमें फिर लागत आ जाती है। इसलिए सरकार ने अब किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती नाम दिया है, जिसको किसान भाई अपनाकर और अपनी लागत को कम कर सकते हैं, अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ख़ासकर जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य लगातार गिरने का कारण है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होना। जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है और देखने में यहाँ तक आया है कि 0.4 के नीचे भी है ऑर्गेनिक कार्बन जाता जा रहा है। तो ये सरकार के भी और कृषि विज्ञान केंद्र के और सभी वैज्ञानिकों की यही कोशिश है कि हमारे ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इसकी चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती, मूलतः गौ आधारित खेती है, जिसमें हमें गोबर, गौमूत्र का प्रयोग करते हुए अपनी खेती में प्रयोग करना है, जिससे इस खेती में मुख्य लाभ ये है कि हमें 1 साल के अंदर ही हमारी ज़मीन स्वस्थ हो जाती है और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगभग 0.8 से 0.9 तक होने की संभावना रहती है। तो इसमें लगातार जो है उपयोग करना चाहिए। इसके 2-3 घटक हैं मुख्य रूप से। इसमें जो उर्वरक प्रबंधन के लिए जीवामृत
एक घटक है, दूसरा है घन जीवामृत। दो इन घटकों से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। और इसके साथ ही एक बीजामृत है जिससे हम बीज उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही कीट प्रबंधन के लिए इसमें नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है और ब्रह्मास्त्र है। तो जो नीमास्त्र और अग्नियास्त्र है ये छोटी इल्लियों के लिए, और अगर कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र और 10 पर्णी अर्क का प्रयोग हम प्राकृतिक खेती में करते हैं। और साथ ही फफूंदनाशक के लिए इसमें सोठास्त्र और खट्टी छाछ का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो घटक हमने अभी चर्चा की, ये सभी घटक किसान भाई अपने ही खेतों में उपलब्ध संसाधनों से बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसानों के खेत में ही उपलब्ध है, घर में उपलब्ध है। और इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम उर्वरक प्रबंधन, रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन तीनों को हम कर सकते हैं। और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण है जो खरपतवार नियंत्रण के लिए, जिसका हम सस्य विधियों से जो प्रबंधन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें आच्छादन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हम जो हमारे खेत का अवशेष है, जो हमारे खेत में बचे हुए जो खरपतवार हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें भूमि का आच्छादन कैसे करें उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे हमारे आगे भी खरपतवार नियंत्रण हो जाता है और जो नमी संरक्षण है वो भी बना रहता है, जिससे हमारे जो ज़मीन है जो हमारी, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जैविक कीटनाशक जो कीड़ों का प्रकोप क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरुआती अवस्था में ही हमें जैविक कीटनाशक का अगर प्रयोग करते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही करना पड़ेगा, जिससे हमारे खेतों में वो ज़्यादा प्रकोप ना कर पाए। और शुरुआती अवस्था में करने के लिए जैसा हमने बताया था कि नीमास्त्र का प्रयोग करें। एक नीमास्त्र अपने घर में ही बनाया जा सकता है। आपके खेत में पूरे संसाधन उपलब्ध होते हैं। नीम की पत्ती, गौमूत्र, नीम की पत्ती का पेस्ट बना लें, उसको गौमूत्र में 48 घंटे के लिए रखें और उसके बाद उसको छानकर उसके अर्क को स्प्रे करें खेत में। तो जो बारीक इल्लियाँ होती हैं शुरुआती अवस्था में, वो इल्लियाँ जैसे ही लगती हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको खेत का लगातार निरीक्षण करना पड़ेगा। जैसे ही आपको समझ में आए कि हमारे खेत में बहुत बारीक कीड़े या कुछ मक्खियाँ उड़ रही हैं, उसी समय आप नीमास्त्र का प्रयोग कर दें, अग्नियास्त्र का प्रयोग कर दें, तो निश्चित रूप से उसमें नियंत्रण हो जाएगा। अगर कुछ इल्लियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तब फिर आप, जैसा कि मैंने बताया था कि नीमास्त्र के बाद ब्रह्मास्त्र और 10 पर्णी अर्क। 10 पर्णी अर्क में क्या है, 10 प्रकार की ऐसी पत्तियों का प्रयोग है जिसको जानवर नहीं खाते, जो बहुत कड़वी होती हैं। कड़वी होने के कारण जानवर खाते नहीं हैं, तो उन पत्तियों को लाना है, उसका पेस्ट बनाना है और उसमें और कुछ घटक यूज करना है। जैसे लहसुन है, लहसुन की चटनी है, उसमें मिर्च है और हींग है। इस तरह के 8-10 प्रकार के पेस्ट से जो है 10 पर्णी अर्क तैयार करें और उससे नियंत्रण करेंगे तो बड़े इल्लियों का भी प्रकोप कम हो जाएगा। जैसा कि जैविक कीटनाशक में आप सीधा ये समझिए कि कीड़े को हम मारने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम अपनी फसल को बचाने का प्रयास करते हैं और हमारी फसल सुरक्षित रहे और कीड़े मरेंगे नहीं, वो आपकी फसल से दूर चले जाएंगे क्योंकि उनका स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे ही आपकी फसल में जब आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया वगैरह देते हैं
तो हमारी फसल जो है एक मीठेपन का अनुभव करती, मीठा आ जाता है, जो कीटाणुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके वजह से कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे 10 पर्णी अर्क का, उसका स्वाद बिगड़ेगा और वो हमारे फसलों से दूर भागेंगे और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने, हमारे विषय विशेषज्ञ ने हमें इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमें समय रहते कौन कौन से कृषि में सामूहिक कार्य करने चाहिए। और इसी विषय पर हमारे साथ एक और वैज्ञानिक हैं जो हमें इसी विषय पर जानकारी देंगे। डॉक्टर मुकेश सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब क्या जानकारी देते हैं। तो समय पे बीज की बहुत बड़ी समस्या रहती है। यदि बाज़ार से सर्टिफाइड बीज उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे किसान भाई घर का बीज यदि उपयोग कर रहे हैं बुवाई के लिए, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है वो है उसका अंकुरण परीक्षण जांच कर लेना। क्योंकि हमारे घर का जो भी बीज हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी यदि आपके पास है तो हम उसका अंकुरण परीक्षण ज़रूर कर लें। इसके लिए हमारे पास जो बीज उपलब्ध है उसमें से 100 दाने गिन करके किसी जूट या टाट की बोरी में गीली करके उसको रख लें और उसमें 2-3 दिन तक नमी बनाए रखें। तीसरे दिन पे उसमें से अंकुरण हो जाता है और उसमें से दाने गिन लें कितने बीज हमारे उग रहे हैं। यदि 75 दाने 100 में से उग रहे हैं तो ये मान के चलेंगे हमारा बीज बुवाई के योग्य है। यदि इसमें से 60 दाने उग रहे हैं तो ये बीज हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें तुरंत बीज नया उपयोग करना है और प्रमाणित बीज बाज़ार से हमें ले करके बुवाई करना है। इसके बाद किसान भाइयों, अभी जो चर्चा हो रही है वो है बीजोपचार की। बिना बीजोपचार के जो किसान भाई सोयाबीन या अन्य फसलों की बुवाई करते हैं तो बरसात का सीज़न रहता है, उसमें हमारे बीज के सड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि हम लोग बीजोपचार कैसे करें और उसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो हमारे किसान भाई बीजोपचार करते समय FIR वाला जो तरीका है वो ज़रूर अपनाएं। बीजोपचार करते समय सबसे पहले फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड हम लोग ले लें। यदि जैविक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक का जैविक फफूंदनाशक बाज़ार में उपलब्ध रहता है। उससे 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीजोपचार कर लें। यदि ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसकी जगह मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, ये भी रासायनिक फंजीसाइड है। सबसे पहले हमें 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस फफूंदनाशक से बीजोपचार करना है। यदि आपके खेतों में भूमिगत कीटों की समस्या है या ट्यूबर मोथ या उदिया या दीमक की समस्या है तो हमें दूसरे नंबर पर कोई भी एक कीटनाशक दवाई से भी बीजोपचार करना है, जिसमें थायोमेथोक्साम है। इसकी 2.5 से 3 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके। और तीसरे नंबर पे आता है कल्चर। इसमें सोयाबीन की फसल में राइजोबियम कल्चर है, इसका भी हमें 2.5 से 3 ग्राम या 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके हमें बुवाई करेंगे। तो हमारे खेतों में जो सड़ने की समस्या है, गलने की समस्या, पौध गलन की समस्या है, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसका सीक्वेंस हमें हमारे किसान भाइयों को ये रखना है कि सबसे पहले फफूंदनाशक, दूसरे नंबर पर कीटनाशक और चौथे नंबर पर राइजोबियम या PSB कल्चर से बीजोपचार करके हमें करना है। कभी कभी किसान भाई सीजन रहता है तो जल्दबाजी में इसका सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं, सबसे पहले राइजोबियम से कर लेते हैं, फिर कल्चर से कर लेंगे, फिर बीज में कोई भी कीटनाशक से बीजोपचार कर रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। FIR वाला जो तरीका है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कोई एक कीटनाशक, लास्ट में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करेंगे तो हमें जो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा अंकुरण परीक्षण है वो अंकुरण बहुत अच्छा होगा और पौध गलन की समस्या या रूट की जो समस्या आती है, गलने की समस्या आती है, वो नहीं आएगी और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे जो कीड़ों की समस्या रहेगी वो भी, यदि कीटनाशक दवाई से हमने बीजोपचार करके बुवाई की है तो इसमें जो कीड़ों की समस्या है वो भी, इससे भी निजात पा सकते हैं। भूमिगत कीड़ों से तो बचाव होगा ही होगा, साथ में जो ऊपर हमें जो इल्ली लगती है उनसे भी बचाव हो सकता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और PVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, कृषि में यदि हम सही समय पर सही कार्य कर लें तो एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जानते हैं एक सफल कृषक की जुबानी कि कृषि संबंधी यह कौन कौन सी तैयारियां करते हैं और कृषि संबंधी समसामयिक कार्य इनके द्वारा किस तरह से किए जाते हैं। तो हम जानेंगे सतीश शर्मा जी, जो कि शाजापुर से हैं और जो कि एक सफल और प्रगतिशील किसान हैं। तो आइए जानते हैं हम कि ये क्या कहते हैं। मैंने व्यवसाय की शुरुआत करी, फिर मैं मीडिया जगत से जुड़ा, लेकिन अब मैं खेती के लिए ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ। किसान खेती की लागत को कैसे कम करें, हम इस पर बात करेंगे। किसान अधिकतर परेशान लागत से ही रहता है, लेकिन किसानों को चाहिए कि वो खेती के जो अति आधुनिक तरीके हैं उन्हें अपनाएं। खेती के बोने के जो तरीके हैं आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे आ गए हैं, जिन्हें किसान अपनाकर अति आधुनिक खेती कर सकते हैं। अच्छे उन्नत बीजों का उपयोग करें ताकि लागत कम कर उत्पादन ज़्यादा बढ़े। जैसे कि जल संरचनाओं के लिए सरकार कई तरह की सहायता उपलब्ध करा रही है। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक किसान ही प्रगति के पथ पर बढ़ता है, और जो किसान ज़्यादा मेहनत करता है वही उत्पादन अच्छा लेता है और अपनी लागत को कम करता है। तो किसानों को जागरूक होकर सभी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, खास करके अच्छे बीज। सबसे पहले अपने बीजों को उपचारित करें, फिर मिट्टी की सेहत के लिए भी जागरूक रहे। किसान बीज अच्छा ले लेते हैं, उपचारित भी कर लेते हैं, लेकिन जो खेत की जो मिट्टी है उसके प्रति सहनशील नहीं है। तो खेत की मिट्टी में हमें किस प्रकार के तत्वों की कमी है या अधिकता है, ऐसे तत्वों की जानकारी के लिए हमें मिट्टी की जांच करवाना चाहिए। 2 साल या 3 साल में मिट्टी की जांच से पता चलता है कि हमें इस चीज़ की कमी है, तो हम बिना पैसा बिगाड़े उस चीज़ को उपयोग करें। खेती में जिंक की कमी है तो हम जिंक डालें, यदि सल्फर की मात्रा अधिक है तो हम यूरिया कम करें। इस प्रकार हम कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा किसानों से निवेदन है। किसानों को चाहिए कि वो रासायनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को भी अपनाएं, प्राकृतिक खेती को भी अपनाएं, क्योंकि जैविक खेती करने से निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले खेतों में केंचुओं की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन रासायनिक खेती करने के अंधाधुंध परिणाम ये हुए कि हमारे खेतों से जो हमारे मित्र कीट है या केंचुए हैं वो लगभग गायब से हो गए हैं। तो इन्हें हमें पालने के लिए केंचुआ खाद का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि केंचुआ खाद से खेत की जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हम जो भी फसल बोएंगे या जो भी अनाज बोएंगे उसमें रसायन की मात्रा कम होगी, और जैव जो हमारे आसपास जैसे पशुपालन कर सकते हैं हम, पशुपालन से जो हमें गोबर प्राप्त होगा, पंचगव्य प्राप्त होगा, हम उसका खेती में उपयोग करें। एकदम से ना सही, लेकिन धीरे धीरे, चाहे 2 बीघा में हो, 1 एकड़ में हो, ऐसे धीरे धीरे यदि हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और रासायनिक खेती से जो दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल अधिकतर खाने में पेट की समस्या आती है, किसी को चमड़ी की समस्या आती है, तो ये सब हमारे जो है रसायन के दुष्परिणाम है। इसे कम कर किसान बंधु जैविक खेती जरूर अपनाएं। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती का। तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। 3 दिन खेतों में जाएंगे कृषि वैज्ञानिक। 90 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ बुआई। 40 साल पुराने उर्वरक नियमों में बदलाव। मध्य प्रदेश को बनाएंगे देश की डेयरी कैपिटल। और
65 करोड़ रुपए से होगा बेड़िया मंडी का विकास। और चलिए देखते समाचारों को विस्तार से। विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बताते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अभियान से हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। अब इन सब के आधार पर आगे काम होगा। किसानों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए श्री चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव रहने को कहा है। अब अनिवार्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सप्ताह में 3 दिन खेतों में जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। ज्ञान, अनुसंधान और क्षमताओं के गैप को पाटने की कोशिश करेंगे। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों को एक टीम के रूप में नोडल एजेंसी बनाएंगे। केवीके का एक जैसा स्वरूप होगा। अभियान के बाद भी ये टीम साथ काम करेगी। केवीके के वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से सप्ताह में 3 दिन खेतों और किसानों के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर मैं खुद सप्ताह में 2 दिन खेतों में जाऊंगा और किसानों से संवाद करूंगा। अफसरों को भी कहा है कि वह खुद फील्ड पर जाएं और किसानों से संवाद करें। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने के लिए किसानों के लिए काम करने वाले जितने विभाग हैं, उनका एक साथ काम करना जरूरी है। खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में ही ये फसलें खूब बोई जा रही हैं। इन फसलों की बुआई पिछले साल से अधिक हो रही है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की बुआई भी पिछले साल से अधिक चल रही है। मक्का, अरहर, रागी, कपास व मूंगफली को छोड़कर बाकी अधिकतर खरीफ फसलों के रकबा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक 90 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई जा चुकी हैं, जो पिछले साल के रकबा 88 लाख हेक्टेयर से अधिक है। धान खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल है। कृषि व किसान कल्याण विभाग के मुताबिक अब तक 5 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है। पिछली समान अवधि में यह रकबा 4 लाख हेक्टेयर था। इस तरह इस साल धान के रकबा में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने उर्वरक, अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित नियंत्रण आदेश 1985 में एक बड़ा संशोधन लागू किया है। उर्वरक चौथा संशोधन आदेश 2025 के तौर पर जाना जाने वाला अपडेटेड ऑर्डर बायोस्टिमुलेंट्स, माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन और बायोकेमिकल उर्वरकों के लिए विस्तृत नियमों के तहत है। इसका मकसद फसल उत्पादकता को बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को मजबूत करना है। उर्वरक नियमों में बदलाव से बायोस्टिमुलेंट्स, माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन और बायोकेमिकल उर्वरकों के लिए नए स्टैंडर्ड लागू करके फसल उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। टिकाऊ कृषि को भी प्रोत्साहन मिलेगा। फसल की पैदावार में सुधार होगा। पारंपरिक उर्वरकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। भारत के ऑर्गेनिक और सटीक कृषि पद्धतियों में बदलाव को बढ़ावा भी मिलेगा। ये नए नियम कई फसलों के लिए स्वीकार्य कंपोजिशंस, इंग्रेडिएंट्स और डोज से जुड़ी गाइडलाइंस को लेकर आना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी और गौपालन विभाग होगा। डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए गौपालकों और गौशाला संचालकों ने उत्साह से भागीदारी की। डॉक्टर यादव ने गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के 3 हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप ऋण स्वीकृति आदेश भी दिए गए। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाना है। राज्य शासन द्वारा इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 तक पशुपालन विभाग का बजट सिर्फ 300 करोड़ था, जो बढ़कर अब 2600 करोड़ हो गया है। किसी समय प्रदेश में फैट मात्रा के अनुसार दूध खरीदने की व्यवस्था लागू की गई थी। राज्य सरकार ने अमृत समान गौमाता का दूध खरीदने का निर्णय लिया है ताकि गौपालकों तक लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि गाय का दूध संपूर्ण आहार है। राज्य में हाईटेक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार ने गौशाला संचालन के लिए अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन की है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से अनुबंध किया है। प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 5 गुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश में 5.5 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है। इसमें से लगभग आधा घरेलू उपयोग और शेष मार्केट तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार खेतों में कड़ी मेहनत कर अन्न पैदा करने वाले किसानों के सम्मान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार कमजोर और गरीब वर्ग की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। डॉक्टर यादव खरगोन जिले के बेड़िया में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अंबा रोडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण समेत 266 करोड़ रुपए की लागत के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण
एवं भूमि पूजन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि बेड़िया मिर्च मंडी के विकास के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं की जिंदगी बदलने और उन्हें खुशहाल बनाने का काम कर रही है। निमाड़ क्षेत्र में मां नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और इससे खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। प्रदेश सरकार कृषि को प्रोत्साहन दे रही है और किसानों को उद्यमी बनाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार कपास से धागा बनाने, उससे कपड़ा बनाने और रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाने का अभियान चला रही है। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रही है और किसानों को अनुदान पर सोलर पैनल कनेक्शन दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे अपने संयंत्र में पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली प्रदेश सरकार को बेच भी सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी के इंतजाम भी किए हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने कृषि संबंधी बहुत सी जानकारियां प्राप्त की, जिन्हें खेती में अपनाएं तो एक स्वस्थ फसल के साथ एक अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।